अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। यूएन जनरल असम्बली के रिज़ल्ट्स आ गए हैं। ये बड़ा बेताबी से इंतज़ार था सबको, क्योंकि हर किसी ने अपना प्रोपेगेंडा उसके मुताबिक करना होता है। नून लीग ने कहना होता है कि शहबाज साहब ने दुनिया फ़तह कर ली है। जो आर्मी से मोहब्बत करते हैं उन्होंने कहते हैं जी चीफ़ ऑफ आर्मी साहब आसिम मीर को दुनिया की आर्मियों का लीडर डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो नाकदीन है उन्होंने क्या होता है कि कुछ भी नहीं हुआ। असल में मिक्स चीज़ें हुई हैं। जो रियलिटी है, 10 मेजर पॉइंट्स थे शहबाज साहब की तकरीर के। एक था कि पाकिस्तान ने इंडिया को 7-0 का मुंह तोड़ जवाब दे के एग्रेशन को रोक के अब हम अमन चाहते हैं। अमन के लिए हम डायलॉग्स भी करने को तैयार हैं। इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और कश्मीरियों का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि उन्होंने मिक्स स्टेटमेंट्स दे दी कि ना हम आपसे डरते हैं तो उनके भी रख देंगे, लेकिन हम बात भी करना चाहते हैं। अगर इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट करोगे छोड़ेंगे नहीं, और कश्मीरियों का हम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लेके देंगे। एस्पेक्ट पॉलिसी शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने ट्रंप की तारीफ़ करनी होती है। उनका ट्रंप का बहुत बड़ा रोल था इस सीज़ फायर के अंदर। ये बात करके इंडिया मज़ीद जलता है, मोदी को मज़ीद तप चढ़ती है, इंडिया की भाजपा को बहुत गुस्सा चढ़ता है, और हम बार बार ये पॉइंट रिपीट करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ट्रंप की जो नोबेल पीस प्राइज़ की नॉमिनेशन है वो बड़ी ज़रूरी है। इससे हम इत्तेफाक नहीं करते। ट्रंप एक शरारती इंसान है जिसने फ़लस्तीनी लोगों की जानें दाव पे लगाई हुई हैं। अब वो यूक्रेन में शरारत कर रहा है। B-2 बॉम्बर उसने बाकायदा एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पे ईरान में मार दिया था। तो ये कौन सा पीस प्राइज़ देना चाहते हैं? 12 क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब की मजबूरी है, उन्होंने तो ये कहना है। साथ साथ उन्होंने गाज़ा की बात की। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात है, गाज़ा में जो कुछ हो रहा है वो अनस्पीकेबल है। इतना खौफनाक मंजर है, और हम 1967 से पहले वाली बाउंड्रीज़ के फ़लस्तीन में मानते हैं। जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो रीट्रेट की। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का जो रोल रहा है काउंटर टेररिज्म में वो दुनिया मानती है, दुनिया के सामने कि पाकिस्तान ने कितनी सैक्रिफाइसेस की। कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ने शरारतें करने की कोशिश की, जहाँ पे शहबाज साहब ने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया कि जनाब जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में वो इंडिया बैक्ड है, और इंशाल्लाह डील कर लेंगे हम, कोई मसला नहीं, छोड़ेंगे नहीं आपको। तो वो आई फेल्ट अच्छी चीज़ थी। और 10 जो उन्होंने बात की वो अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन डिमांड किया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्लाइमेट चेंज की बात उन्होंने ट्रंप से नहीं की, अमेरिका दुनिया की सुपर पावर, उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में की। तो यहाँ पे आपको नज़र आता है कि शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान रियलाइज़ करता है कि क्लाइमेट चेंज के मामले में अमेरिका को मदद नहीं आनी। लेकिन साथ उन्होंने बताया कि अमेरिका से मदद कहाँ आनी है। उन्होंने बताया कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार है, मिनरल्स के अंदर, IT के अंदर, मुख्तलिफ और शोबों के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो चीज़ हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगी उसको देख के चलेंगे। अब PM ने कहा कि हमारी मीटिंग के अंदर ट्रंप के साथ IWT, कश्मीर, गाज़ा, UN चीफ और इन सब की बातें हुई हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरेबिया के अंदर हमें रिसेप्शन मिला है वो अनहर्ड ऑफ था पिछले 40 साल में। स्पेसिफिकली AI और क्रिप्टो के अंदर US रेडी टू इन्वेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान इस रीजन के पीस के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। अब शहबाज शरीफ साहब न्यूयॉर्क सिटी टू लंदन जा रहे हैं वाया जिनीवा, बीच में अपने भाई को मिलते हुए जाएंगे। अब इस सारे के अंदर मैं समझता हूँ कि एक मिक्स सॉर्ट ऑफ बैग हुआ है। इसी के दौरान यूएन जनरल असेंबली के अंदर से बहुत सारे लोगों ने वॉकआउट कर दिया था, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने आकर तकरीर की थी। जिन्होंने वॉकआउट किया था उनको खराज तकसीम, लेकिन जिन्होंने वॉकआउट नहीं किया था उनमें सर फहरिस्त था UAE, वही जिनको आपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट दे दिया है, जिनकी आप मॉडल हर चीज़ में कॉपी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब हम क्यों वॉकआउट करें। इनफैक्ट जो पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ रहते हैं, जो ज़ायनिस्ट लॉबी का हिस्सा हैं, उन्होंने इस चीज़ की तारीफ़ भी की, उन्होंने पाकिस्तान का वॉकआउट कंडेम भी किया। इसी ज़ायनिस्ट लॉबी की एक क्रिटिकल कंपोनेंट थी शमा जुनेजो। इनका क्या काम था? शमा जुनेजो साहिबा बेसिकली इसराइल और पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन की बात करती थी। पाकिस्तान और इसराइल की नॉर्मलाइजेशन इसलिए नहीं हो सकती, उसकी वजह यह है कि इसराइल कोई स्टेट ही नहीं है। इट इज़ नॉट अ स्टेट। ये एक इम्पोजिशन है फ़लस्तीन की ज़मीनों के ऊपर, फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर, और पाकिस्तान ने कायदे आज़म से लेकर आज तक इसे प्रिंसिपल स्टैंड लिया। शमा जुनेजो साहिबा इंग्लैंड में रहते हुए इस पर तनकीद करती थी, नॉर्मलाइजेशन की बार बार बात करती थी। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि शमा जुनेजो साहब आपकी डेलीगेशन का हिस्सा थी जो यूएन जनरल असेंबली की। हमने 1-2 दिन वेट किया इस कंट्रोवर्सी पे रिपोर्ट करने से पहले कि हम सारे फैक्ट्स इकट्ठे कर लें। शमा जुनेजो साहबा ने बाकायदा ट्वीट्स की, जो उन्होंने अपने अकाउंट से डिलीट कर दिए, जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के डेलीगेशन के अंदर हूँ, मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स 1 पे ट्रैवल करने लगी हूँ, मेरे पास प्राइम मिनिस्टर की सीक्रेट फाइल्स हैं। आपको याद होगा जब पंजाब के सूबे की चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज साहिबा कहती थीं
कि जनाब इमरान खान ने जो साइफ़र वाला मामला किया ना, उसने मुल्क की सीक्रेट्स लीक करती हैं। हालांकि ये टोटल झूठ था। वो साइफ़र एक डिकोडिंग डिवाइस होती है, वो चेंज हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शमा जुनेजो साहिबा, जिनको ख्वाजा आसिफ साहब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ओन नहीं कर रहे, वो कह रहे मुझे नहीं पता ये कौन है, जिनको फॉरेन ऑफिस कह रहे हैं कि ये हमारे डेलीगेशन का हिस्सा नहीं है, वो बाकायदा उसी होटल में रह रही हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर डेलीगेट्स हैं। वो बाकायदा एयरफोर्स 1 पे ट्रैवल कर रही हैं। तकरीरों के दौरान वो पीछे बैठी हुई हैं और वो ख़ुद क्लेम कर रही हैं बार बार कि मैं ऑफिशियल स्पीच राइटर हूँ। ये जो यूएन जनरल असेंबली की तकरीर है मैंने लिखी है। अजमल जामी सहाफ़ी हैं, उन्होंने रीच आउट किया शमा जुनेजो साहब कंफर्म करने के लिए, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं बिल्कुल डेलीगेशन का हिस्सा हूँ। हालांकि फॉरेन ऑफिस कह रहा है वो नहीं है। तो मेरा एक मासूमाना सवाल है कि शमा जुनेजो साहिबा यहाँ पहुँच कैसे गई, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स हुआ कैसे, और इमरान खान साहब का साइफ़र लहराना इतना बड़ा जुर्म था, तो ये तो मेरे ख्याल है गुनाह कबीरा हो गया। उसकी बुनियादी वजह है कि हमारे यहाँ जो सरकार में होता है उसका कुत्ता टॉमी होता है, बाकी सब कुत्ता कुत्ता होता है, और ये प्रॉब्लम है। बहरहाल शमा जुनेजो साहिबा का एक ऐसे मौके पे यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान डेलीगेशन में जाना जहाँ मेन एजेंडा फ़लस्तीन है, एक लतीफ़ा है। ये एक खातून है जिनकी कोई सिंपथी फ़लस्तीन के लोगों के साथ एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक ज़ायोनिस्टिक प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा है। बहरहाल हमारी सरकार कई ज़ायोनिस्टिक प्रोपेगेंडा मशीन के लोगों को अपने साथ अटैच करता ही रहता है। वैसे एक का क्लिप अमान संडे को भी इंशाल्लाह लगा रहा है, आप वो भी देखिएगा। एक स्टोरी आपके साथ हम समझते हैं ज़रूरी शेयर करना, ताकि हमें ये एहसास हो कि हमारे अंदर मोरालिटी कितनी गिर चुकी है और इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात अब इंक्रीज़ करी जा रहे हैं। एक बेटा अपने बूढ़े बाप पे 5 गोलियां चलाता है। ये कहीं दूर दराज के इलाके में नहीं होता, कोई छुपी जगह पे नहीं होता, कोई अलहदा बंद कमरे में नहीं होता। मेन पिंडी के राजा बाज़ार नज़ीर मुस्लिम होटल, नज़ीर मुस्लिम होटल जो लोग राजा बाज़ार को जानते हैं, एक आइकॉनिक पुराना वहाँ का होटल है। उसके 2 मालकान हैं। दोनों भाई काफ़ी अरसे से उसको चला के अब सोचते हैं कि हम इसको बेच दें। तो एक उनमें से भाई, उनका बेटा और उनका भतीजा बैठ के डिवीज़न की बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे तू मैमे होती है बाप और बेटे की। तू मैमे किस चीज़ पे होती है कि बेटा कहता है कि जनाब जो भी इस होटल का पैसे बनते हैं जो तुम्हें मिलने हैं तुम मेरे हवाले करो। बाप कहता है बेटा ऐसे नहीं होगा, जो जिसका हिस्सा बनता है उसको दिया जाएगा। इस बात पे बच्चा तैश में आ जाता है। तैश में आके 5 गोलियां अपने वालिद पे दाग देता है। ये आज से 3 दिन पहले का वकूआ है। इस वक्त सरकार क्या कर रही है मेन शहरों में ऐसी चीज़ें रोकने के लिए हमें नहीं पता, हमें नहीं समझ आ रही। वो बंदा डरते हुए अपने बच्चे के खिलाफ FIR कराता है। उसका बच्चा 3 दिन से फरार है, किसी को नहीं पता वो कहाँ पे है। कभी खबर आती है जी वो लाहौर पहुँच गया है, तो कहाँ पहुँच गया, तो क्या हो गया। तो हमारा सिंपल सवाल बनता है कि इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल के इतने करीब मरीम नवाज साहिबा के सूबे के अंदर एक कारोबारी बंदा अगर सिक्योर नहीं फील करा तो कौन कर रहा है। ये एक इंसान है जिसने सारी उम्र मेहनत करके हलाल का रिस्क कमाया है। उसका माल और जायदाद उसकी औलाद से ही सिक्योर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है कि आप CCD के तहत उस बंदे को कत्ल करवा दें, नॉट एट ऑल। इसका मतलब है कि यू अरेस्ट दैट पर्सन, यू प्रोसिक्यूट हिम, यू ब्रिंग हिम बिफोर द लॉ। अब तो CCTV फुटेज भी सामने आ गई है जहाँ पे बूढ़े बाप पे वो गोलियां चलाता है और बूढ़ा बाप ऐसे कुर्सी उठाता है दिफा के लिए, फिर लोग बीच में आते हैं। खौफनाक मंजर है। मैं चाहूँगा कि सलमान भाई हमारी जो टीम है ना उसके वालिद की तस्वीर लगाए ताकि आप देखें बड़ी उम्र का आदमी वो कौन है, और साथ उसके बेटे की तस्वीर लगाए। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। एंड आई फील कि हमारा जो मॉरल फैब्रिक है वो क्रश हो चुका है। खैर, और न्यूज़ पे चलते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा और लोकल न्यूज़ के थोड़ा आते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा और बिलावल साहब की आपस में लड़ाई चल रही है। लड़ाई डायरेक्ट नहीं चल रही, लफ्ज़ों का चुनाव केयरफुल किया गया, लेकिन एक दूसरे को एड्रेस करें। मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि पंजाब की तरफ अगर फ्लड के मामले में कोई उंगली भी उठाएगा तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक इंतहाई बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट है। पंजाब की तरफ बिल्कुल उंगलियाँ उठनी चाहिए, रूडा की तरफ उठनी चाहिए, हाउसिंग सोसाइटियों की तरफ उठनी चाहिए, नालायक ब्यूरोक्रेसी की तरफ उठनी चाहिए और नालायक पॉलिटिशियन की तरफ से उठनी चाहिए कि जनाब ये हुआ तो हुआ क्या। क्रिटिसिज्म इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी। तो मरीम नवाज साहिबा अब क्रिटिसिज्म से बच नहीं सकती, लेकिन वो इन पर्टिकुलर अवामी क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रही थी, वो पीपल्स पार्टी की बात कर रही थी। वो कहते हैं फेडरल में आप हमारे साथ हैं लेकिन यहाँ पे आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपया बिस्प के थ्रू आप देना चाह रहे हैं लोगों को, ये इनफ नहीं है। कम से कम 1 मिलियन रुपये हर फैमिली मेम्बर को मिलना चाहिए जो इस फ्लड से अफेक्टेड है। वैसे मरीम नवाज साहिबा ने वही बात की जो उनके वालिद साहब भी करते रहते हैं, जो उनके चाचू भी करते हैं, कि
लोन ले जाओ, लोगों को पैसा दे जाओ, चोरी करी जाओ ते इंजॉय करो। नवाज शरीफ साहब ने 1990 से लेके 1993 तक 425 अरब कंट्रीब्यूट किया हमारे कर्जे को। उसके बाद 97 से 99 में 951 अरब कंट्रीब्यूट किया। फिर 13 से 17 में 7,117 अरब कंट्रीब्यूट किया। फिर खकान अब्बासी साहब के एक साल में, जो बीच में एक साल आए थे, 3,540 अरब रुपया कंट्रीब्यूट किया। और जो शहबाज शरीफ साहब का PDM-1 PDM-2 इंक्लूडिंग अनवारुल हक काकड़ साहब थे, जो बीच में आप समझें इंटरम गवर्नमेंट थी, लेकिन वो भी डिफेक्टो मैं समझता नून और PP गवर्नमेंट थी, 31,270 अरब रुपए। तो ये जो पॉलिसी है ना, लोन लेके लोगों को पैसे बांट देने की, ये बेवकूफ़ाना है। चाहे PPP करे चाहे नून लीग करे, इसका फ़ायदा कोई नहीं होता। जितने लोग बिस्प के प्रोग्राम पे हैं पिछले 5 साल से 6 साल से, क्या सरकार बताना चाहिए कि कितने लोग उस फंडिंग की वजह से पॉवर्टी से बाहर आ गए? देखिए ना, प्रोग्राम का मकसद ये था कि लोगों को पैसे जाएंगे, लोग कुछ करेंगे, लोग पॉवर्टी से बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो आ ही नहीं रहे। रोज़ बिस्प की तादाद बढ़ी जा रही है, फ्लड्स के बाद मज़ीद बढ़ जाएगी। तो इनका जो टिफ चल रहा है ना आपस में, वो बेसिकली मरीन नवाज साहब उनको ये कहना चाह रही है कि ना इलेक्टेड तुम हो ना इलेक्टेड हम हैं, चुप करके अपना काम करो, हमें छेड़ो मत। और ये एक अजीब सी एक रियलिटी है। हमारे कोर्ट्स के अंदर सिचुएशन बेहतर नहीं है इस वक्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंप्लीट बैन कर दिया है किसी भी किस्म की वीडियो रिकॉर्डिंग का कोर्ट प्रेमिसेस और कोर्ट के अंदर। और कोर्ट प्रेमिसेस उन्होंने बड़े क्लियरली डिफाइन किए हैं, फॉयर्स, हॉल्स, कॉरिडोर्स, कोर्ट की विसिनिटी। बेसिकली जर्नलिस्ट के लिए बहुत आसान था कि जनाब कोर्ट की प्रोसीडिंग देखना और लोगों को बताना हो क्या रहा है। जज को फील होना शुरू हुआ कि यार हमारी ना गुजरा तौहीन ही हो रही है, हमारी सिक्योरिटी नहीं इंटैक्ट, हम जो ये अंदर अच्छे डिसीजंस दे रहे हैं ये अंडर स्क्रूटनी आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली हमने देखा कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स की रिपोर्टिंग की वजह से ईमान मजारी की जो हरासमेंट थी वो रुकी। जज को बाकायदा अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ी। जो ईमान मजारी ने केस परसू किया, फिर तो खैर उनके साथ जो हुआ सो हुआ, उन पर हमला भी हो गया और उल्टे पर्चे भी उन्हीं पे हो गए। तो कोर्ट भी अपने आप को शील्ड कर रहा है, क्योंकि कोर्ट्स ने भी क्या रियलाइज़ किया है, देखो सरकार अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, ब्यूरोक्रेसी अपने आप को करती है, फ़ौज अपने आप को करती है, तो हम भी करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जिसके पास जितनी ताकत है वो उसको उतना अब्यूज़ कर लेता है और फिर अपना दिफा भी करता है और उस चार दीवारी के अंदर अपने को चौधरी भी खिलाता है। मैं और आप सारे के सारे उसमें कमज़ोर तबके में ही आते हैं। वैसे जस्टिस जहांगीरी साहब जो माशाल्लाह इतनी देर से कोर्टों में थे, जुडिशल सिस्टम का हिस्सा थे, जज प्रमोट होते रहते थे, उनको पेंशन पैसे मिलते थे, तनख्वाहें, पर्क्स, प्रिविलेज मिलती थी, उनकी डिग्री का केस अभी होना था। लेकिन पहली दफ़ा नहीं है जो डिग्री वाला केस हो रहा है। हम आपको इसके एक माजी के कॉन्टेक्स्ट में समझाते हैं। जस्टिस गुलाम सरदार शाह का फेक डिग्री केस हुआ था ज़िया उल हक साहब दौर में, क्योंकि उन्होंने कुछ कमेंट्स ऐसे पास किए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल के बारे में जो नाकाबिले बर्दाश्त थे उस वक्त डिक्टेटरशिप को। उन पे FIA भी लॉन्च कर दी, इन्वेस्टिगेशनें भी करवा दी, वो बहरहाल मुल्क से बच बचा के निकल गए। हमारे यहाँ डिग्रियाँ जाली निकल आती हैं, ठीक है, अफेयर निकल आते हैं, वॉइस कॉल लीक हो जाती हैं, पता चलता है कोई शहद की बोतलों के साथ पकड़ा गया है। हमारे मुल्क में, हमारे सियासतदानों में ऐब होते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन जब वो जी हजूरी कर रहे होते हैं तब तक सब ठीक होता है। जब वो थोड़ा सा पार्टी लाइन चेंज कर दें तो सारे मुकदमे इकट्ठे होकर लग जाते हैं। मैं कहता हूँ जी जस्टिस जहांगीरी साहब की डिग्री बिल्कुल जाली है। मैं रियासत पाकिस्तान के साथ हूँ। मैं चाहूँगा कि जस्टिस जहांगीरी साहब से सारा पैसा रिकवर हो जिनको आज से तनख्वाह की मद में मिला है। जितने उनके मुलाजमीनों को तनख्वाहें मिली हैं उस टाइम की वो भी वापस हों। ज़ाहिर है गलत इस्तेमाल हुई हैं। जो जस्टिस जहांगीरी साहब ने फैसले किए हैं सारे रिवर्स हों, सारे क्रिमिनल छोड़े जाएं, जितनी वाइट कॉलर क्राइम रिकवरी हुई थी वो पैसे वापस हो। ज़ाहिर है एक बंदा जज ही नहीं वो फैसले कर रहा है, सब कुछ रिवर्स करे ना। और जिसने जस्टिस जहांगीरी को प्रमोट किया उसको जेल में करे, ये जस्टिस होगी। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि फर्जी केस है, उसको हमने लेके चलना है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज एक PTI का बहुत क्रिटिकल जलसा होना था, लेकिन उसका फ़िलहाल हमें जो इमेजेस ट्विटर पे, सोशल मीडिया अकाउंट से मिल रहे हैं वो इतने प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे। मज़ीद रिपोर्ट्स कल परसों तक सामने आ जाएंगी। हमारे मुल्क में पॉलिटिकल विल तोड़ दी गई है, लोगों का विश टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बिल्कुल डिमिनिश कर दी गई है। और अब लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट ऑफ अपना टाइम टपा रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी डे टू डे जी रहे हैं।
इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर दुनिया बिल्कुल पॉइज्ड है वर्ल्ड वॉर 3 के लिए, और फ़लस्तीन का रिज़ल्ट अभी भी हवा के अंदर है। बेशक नेतन्याहू की तकरीर से लोगों ने वॉकआउट किया है, बेशक शहबाज शरीफ साहब ने शटअप कॉल दी है इंडिया को और दुनिया को कहा कि जनाब हम फ़लस्तीन के साथ हैं, लेकिन हमारे ख्याल से जितने लोगों ने वॉकआउट किया था यूएन जनरल असम्बली में से, जितने ममालिक थे, शहबाज शरीफ की तकरीर, ये सब बेमायनी है। 2 साल से ज़ायद हो गया फ़लस्तीन में एक बेहूदगी मची हुई है, सवाए गप्पे लगाने के हम कारी कुछ नहीं सके। सऊदी अरेबिया का मुआहदा कब होता है पाकिस्तान के साथ? कतर के हमले के बाद। तो यहाँ पे हर कोई अपना दिफा कर रहा है, कोई मुस्लिम आर्मी नहीं बन रही, बिल्कुल नहीं बन रही। जो तज्जिया नगार आपको कह रहे हैं कि मुस्लिम आर्मी बन रही है और आसिम मुनीर साहब इसके चीफ बनेंगे, नॉनसेंस। आपको याद होगा राहील शरीफ साहब जो सऊदी अरेबिया गए थे तब भी ये बातें मार्केट में गर्दिश की थी, केड़ी मुस्लिम आर्मी बन गई। राहील शरीफ साहब के मिडिल ईस्ट में जाने के बाद मिडिल ईस्ट तबाह हो गया है। राहील शरीफ साहब ने नहीं किया, लेकिन जिनको वहाँ भेजा गया था कि पता नहीं कोई मुस्लिम आर्मी खड़ी हो रही है, वो तो वो कर नहीं सके। मुसलमान इस वक्त बेआसरा है, अकेला है, अपनी रियासतों के अंदर भी और दुनिया के स्टेज पे भी। हमें इकट्ठे होना है, और हम इकट्ठे कैसे होंगे? अगर हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जेल में रखें। ये हमारे उलेमा की सोच है जी। अगर साहिल अदीम पे हम मुख्तलिफ पर्चे कर दें ताकि वो बात ना करें, उसके बारे में वीडियोस बनाएंगे, उसने गाड़ी क्यों ली, उसने ये क्यों वो किया, मैसेज सुना करें। मैसेज हमारे यहाँ बताया जाता है कि बंदे को देखो, बंदे को नहीं, पैगाम को देखो, बोल क्या रहे, करेगा क्या। रियलिटी ये है कि उम्मत मुस्लिमा को डिसयूनाइट करने में जितना बड़ा हाथ वेस्ट का है, उतना ही बड़ा हाथ हमारे हुक्मरानों का भी है, चाहे वो किंग ऑफ सऊदी अरेबिया हो, किंग ऑफ यूएई हो, किंग ऑफ कतर हो, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ्स हों, क्योंकि उनको सूट नहीं करता उम्मत यूनाइट हो। बहुत बड़ी ताकत बन जाती है ना। जिस तरह डिवाइड एंड रूल हमारे मुल्कों के अंदर लगाया जाता है, उसी तरह डिवाइड एंड रूल अक्रॉस द मिडिल ईस्ट और मुस्लिम उम्मत में लगाया जाता है। यूएई और इंडोनेशिया ने नहीं वॉकआउट किया नेतन्याहू की स्पीच में, तफरीक बन गई कि ये बाकी मुसलमान मुल्क गलत कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, एंड वाइस वर्सा भी ये तफरीक बनी। उसी तरह हमारे दिल में अहले तशीह लोगों के खिलाफ नफरत फैला के ईरान की किसी भी मूव को नेगेटिवली व्यू किया जाता है। हमारे अंदर न्यूट्रलिटी टू सी थिंग्स नहीं होती। मैं आज डंगी की चोट पे एक बात कहता हूँ कि मैं और आप जिस भी मुसलमान ममालिक में एग्जिस्ट करते हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है रियासती मामलों में, ज़ीरो। टोटल कंट्रोल एंड डोमिनेंस कुछ एलीट का है या इंटरनेशनल पावर्स का है। तो हमें चाहिए हकीकी आज़ादी, किसी शख्सियत की आज़ादी नहीं। हमें वो आज़ादी चाहिए कि हम बोल सकें, लिख सकें, पढ़ सकें, रियासत में पॉलिसीज़ बना सकें और उम्मत की मदद कर सकें। इंडिविजुअल्स को मत देखें, उनकी बहादुरी की, उनकी बेवकूफ़ी मत देखें, उनकी सोच देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अब अपनी अक्ल इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे दुनिया में क्या हो रहा है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।